मेरा नाम शबीर अली बेग है। मैं श्रीनगर में रहता हूँ, कश्मीर प्रॉपर श्रीनगर सिटी के अंदर डल झील के करीब ही है हमारा। तो उसका इलाके को कहते हैं जडीबल, मोहल्ले का इलाके का नाम जडीबल है। जडीबल में ये सोजनी बहुत मानी जाती थी, बिकॉज हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो गुनगुनाते थे इस काम को करते करते। तो मैं उस फैमिली से वाबस्ता हूँ जिसमें दादाजी ने मेरा नेशनल अवार्ड लिया हुआ है 82 में ही स्टार्टिंग। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने नेशनल अवार्ड लिया है, शिल्प गुरु अवार्ड लिया है, और बहुत सारे मतलब कश्मीर में भी पुरस्कार लिए। मेरे भाई ने भी लिया, मैंने भी लिया, और एक और भाई उसने भी लिया। बट हमारे फैमिली में एक अजीब सी उधर मच गई कि ये फैमिली ये कर क्या रही है। ये मतलब मेरे पिताजी को बताया गया कि अब आप लोग तो खाते पीते घराने के थे, सब कुछ थे, तो आपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं, इस काम में क्यों डाला। क्योंकि अगर आज मुझे कोई देखता है उसको यकीन नहीं आता था पहले कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बिकॉज ऑफ सर मैं लगभग इस सुई की बदौलत मैं कह सकता हूँ कि 10-15 कंट्री में होके आ चुका हूँ, जो शायद एक आर्टिसन के लिए एक ख्वाब होता है, और वो ख्वाब मुझे पूरा हो चुका है। मैं कह सकता हूँ एक अनपढ़ आदमी के लिए एक अजूबा है, जो शायद वहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक जो हमारे स्टेट में सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, उन्होंने उस कैलेंडर पे ऐलान भी कर दिया है कि ये लड़का थ्रो ऑफ वर्ल्ड सुई के नोक पे देख चुका है। क्योंकि सर वहाँ पर हमारे उस टाइम थोड़ा सा हालात इधर उधर था, तो उन बच्चों को हिदायत देते थे वो कि देखो ये लड़का अनपढ़ होकर वहाँ पहुँच गए, आप पढ़े लिख कर होकर क्यों नहीं कोई ऐसा काम करते जिससे हमारा सर ऊँचा हो जाए। तो मैं उस फैमिली से रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम अली मोहम्मद बेग है। बाकी हम 18 मेंबरों की फैमिली अब भी हैं, और 18 में आप बिलीव नहीं करोगे सर 14 अब भी काम करते हैं। पूरा परिवार 14 से 14 ये काम करते हैं। मेरे पिताजी को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने बच्चे को पढ़ाया लिखा नहीं ये क्यों किया, तो उसने उसको बताया कि जब हमारे दादाजी ने नेशनल अवार्ड लिया तो पूरा गांव उसको सर पे बिठा कर लाए, जैसे हम हाजी साहब को या दूल्हा को ऐसे ये इंतज़ाम करते हैं। तो हमारे घर में अजीब सा एक नशा बन गया कि नहीं, यह परंपरा हमारी चलानी चाहिए, क्योंकि मेरे दादाजी के दादाजी ये काम कर रहे थे, तो ये काम चलाना है। उसके बाद मेरे पिताजी को भी ऐसी पोजीशन हो गई, उसके बाद मेरे भाई को भी, बट भाई के बाद थोड़ा डाउन हो गया। मेरे बाद तो बिल्कुल डाउन। मेरे बाद ऐसी पोजीशन होगी जब मैंने नेशनल अवार्ड लिया मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं नेशनल अवार्डी हूँ। शायद जो मेरे पापा की थिंकिंग थी उसको उसके बराबर का मिलता होगा, मुझे शायद ऐसा लगा कि मुझे मेरे बराबर का ना मिला, जबकि वर्ल्ड देख चुका हूँ। कोई ये सुन गया कि भी बात कि ये लड़का कह रहा है खुद ही कि मैं वर्ल्ड देख चुका हूँ, और खुद ही ये क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है सर कि मैं वर्ल्ड देख चुका हूँ, क्वेश्चन ये कि जो हमारे अंदर जो एक ज़मीर है, जो इस क्राफ्ट पे जो हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि मेरे दादाजी कहते थे हमारे यहाँ एक शॉल बनता था सर, उसको कहते थे कानी, वो वोवन बनता था, बट उसकी एक तालीम लिखी जाती थी। जैसे कालीन बनता है तो उसी तरीके से उसकी तालीम लिखी जाती थी, और वो तालीम मतलब वही पढ़ सकता था उस्ताद। अगर कहीं भी पढ़े लिखे को उसको लगेगा ये क्या है, कुछ उल्टे पुल्टे ऐसे हैं, वो एक तालीम होती है कालीन वो। बट हमारी अजीब बदकिस्मती है, मैं ये शायद अपने गवर्नमेंट के बता भी चुका हूँ बहुत बार, अब भी बताता हूँ कि वो तालीम गई कहाँ। वो तालीम उन बुज़ुर्गों ने अपने दिमाग में लिया, किसी को सिखाया नहीं, क्योंकि पता नहीं उनको क्या थिंकिंग थी। वो एक क्राफ्ट जो है वो मर गया। अगर आज आप भी देखोगे क्राफ्ट म्यूजियम में 500 साल पुराना शॉल लगा हुआ है, वो आज है नहीं। क्यों नहीं है, क्या है हमारे देश की कमज़ोरी कि ये एक ऐसा डायमंड, ऐसा एक सोना या ऐसा एक आर्ट हमारे हाथों देखते देखते मर गया, कहीं नहीं बनता। आज भी कहानियाँ बनता है सर, क्योंकि बहुत पैसे भी बहुत लेट गवर्नमेंट को नज़र पड़ गई, तो उन्होंने उस पर कार्रवाई कर दी, वो कर दिया, लोन दे दिया, वो दे दिया, अब भी कहानी बन रहा है। बट वो कहानी ना कोई बनाएगा ना कोई बना सकता है। हमारी यही थिंकिंग थी। मैं म्यूजियम में देख के देखता था, ये मतलब हमारे बुज़ुर्गों की इतनी शानदार चीज़ें, इतनी अनमोल चीज़ें हमारे हाथ से क्यों छिन गई। तो वो एक नशा था, तो मैं उन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर वही डिज़ाइन बनाता हूँ। उसको हमने नाम दिया था कानी सोजनी। सब लोगों ने बोला ये कानी सोजनी क्या होता है, सोजनी मायने सोजनी होते हैं जो आप ये देख रहे हो शाले। बट उसको मैंने उसी कहानी को उन्हीं कलरों में भरने की कोशिश की, उसको डेवलप करने की कोशिश की, तो जिसमें हमें इतनी कामयाबी मिली सर कि बहुत काम है। बट सुबह 8 बजे हम बैठते हैं, शाम के 7 बजे उठते हैं। उस कहानी सोजनी को करने को जो शॉल हम लगाते हैं, अगर जेंट्स का शॉल लगाएंगे तो 5 साल 6 साल लगेगा। जिसको देखकर शायद कुछ अंग्रेज़ मेरे घर आए जिन्होंने ये बोला कि ये तो खैर गॉड गिफ्ट है। उस चीज़ को जिसमें आपको 6 साल 7 साल काम करना है। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल लड़का लोग काम क्यों नहीं करते, नहीं कर सकते सर, उतना पेशेंस नहीं है, उनके पास उतना सब्र नहीं है। शायद उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट भी है, जो उनको मीडिया में या उधर इधर ऐसा चीज़ें दिखाते हैं। क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग समझते थे काम करना एक इबादत भी है,
मेरा पापा मुझे कहते थे जिस जब कमरे में जाओगे तो इसको ही मस्जिद भी समझना, सब चीज़ समझकर इसको उस तरीके से, जिस तरीके से मस्जिद में आप पाँव रखोगे उसी तरीके से इस कारखाने में बेटा का पाँव रखना। शायद मेरा बेटा नहीं समझ रहा है वो, तो उसकी भी रीज़न ये है कि सर आजकल वो क्राफ्ट जो है वो बहुत मर चुका है। अब तो वो तो कम से कम नहीं कर रहे लोग, अब गांव में कुछ लोग करते कि हमारे जडीबल में पूरे में कर रहे थे। मेरे पास एक लेडी आई डिस्कवरी का कोई चैनल बना रही थी वो, तो उसने मुझे बताया कि शबीर आप के दादा लोग गुनगुनाते थे। मेरा दादा नहीं, कोई भी कारीगर अगर होता है यहाँ पर, शबीर नहीं है पूरे कश्मीर में, आप भी गाँव। मैंने कहा मैम हम फिल्मी एक्टर नहीं है कि आप बोलोगे तो हम स्टार्ट हो जाएंगे। पता नहीं उनके मन में क्या होता था, शायद वो क्या क्यों गाते थे, वो क्या होता था, वो गा लेते थे, हम ऐसे नहीं। बट उसने मुझे पूरा दिन सर, बिलीव नहीं करोगे, जब आपका मूड आएगा तो आप गा लेना। तो मैंने अपने सिस्टरों को लाया, नीचे से भाभी को लाया, मम्मी को लाया, आप गाओ। उसने कहा नहीं, आप कारीगरों को ही गाना है। तो मतलब ये एक थिंकिंग थी कश्मीर क्राफ्ट की। हमारे सुई जो है एक अजीब टूल किट है हमारा, एक अंगूठा एक सुई, मैं आपको दिखाऊंगा सर। उसमें हम 1 इंची में 5 टाँके देकर फूल बनाते हैं, उसी 1 इंची में 1000 टाँके देकर फूल बनाते हैं। मतलब बैलेंस ऐसी है कि हम 200 रुपये का सोजनी का शॉल होता है, बट वही शॉल हमारे पास कश्मीर का शॉल 15 लाख तक होता है, जिसका कोई एंड नहीं है, बीच में कितनी बैलेंस है। इसकी वजह से जो लोग कहते हैं कि ये कश्मीरी झूठ बोलते हैं, ये शॉल इतने का, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं पहुँचा, वो तजुर्बा नहीं पहुँचाया गया। हमारा प्योर पश्मीना शॉल जो लद्दाख में हिल एरिया पे रहता है, जो इसका मटेरियल होता है, आटा होता है जिस पे हम शॉल बनाते हैं, वो -15 कम से कम रहता है, -15-16 उसमें होता है, जहाँ उसकी बाल भी वही उठाकर उस शॉल को पश्मीना बनाते। वो हमारी औरतें उसको जब चरखे पे बनाते थे, मेरा दादा कहता था कि ऐसा लगता था जैसे चरखे की आवाज़ आ रही है, कोई इबादत की कोई लफ्ज़ आ रहा है। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरा पापा कह रहा है अब भी कोई अल्फाज आ रहा है। तो धीरे धीरे उसको क्या होगा कि उन्होंने वो चरखा हमारे हाथ से ले लिया। उस चरखे के बाद वो आटे में रखते थे, उस रुआ को आटे में रखते थे, जिससे हम रोटी खाते थे। उसमें एक टुकड़े जो छोटे मतलब एक्स्ट्रा बचता है, जिस पे रोटी नहीं बनाते थे हमारे घर में, तो उस आटे में वो रखते थे। यानी कि हम दुनिया में, मैं कहता हूँ आज मीडिया में, कि सब धर्म से पहले यही खाना तो आया। तो वो शुरू करते थे उससे कि यहाँ पर हम किसी को भी कहते कि सबसे पहले आटा आया, रोटी आया। जो भी अवतार आए, जो भी अल्लाह आए, जो भी पैगंबर साहब आए, कोई भी पहले रोटा ही आया। तो उस रोटी से हमारे वो बुज़ुर्ग लोग उस शाल को शुरू करते थे। उसके बाद उसको मार्केट निकाल कर धागा बनना, वो बनना। हमारे शॉल पे आज भी, मैं कश्मीर में इसका मेंबर भी हूँ, किसी ने ये भी नहीं काउंट किया कि एक शॉल पे कितने लोगों की रोटी रोजी चलती है। 500 साल पहले हम बुजुर्ग वहाँ हुआ करता था, उसको हम कहते हैं शाही हमदान साहब। वो कुछ लोग कहते हैं ईरान से आए, कुछ कहते हैं इराक से आए। तो उसके पास जब हमारे बुजुर्ग जाते थे, ये इस काम की स्टोरी है, जब ये शुरू हुआ तो उसके पास हमारे बुजुर्ग लोग जाते थे। बेकार में वो शायद जन्नत ही ढूंढने चाह रहे थे, बट वो बुजुर्ग को ये समझ लिया कि मेरे भी कोई फ़र्ज़ बनता है, ये लोग रोज़ आ रहे हैं कि इनकी रोटी रोजी कैसे चले। तो उन्होंने एक रुआ उनके हाथ में दिया, बोला सबके हाथ में दे देना, आप लोगों की रोटी रोजी चलेगा। वो यही सिलसिला था सर। अगर एक शॉल पे आप भी मुझे क्वेश्चन करोगे कितने लोगों की रोटी रोजी चलता है, आप भी थक जाओगे सर। तो मुझे नहीं लगता कि शायद 50 से पहले हम एंड करेंगे एक रोटी रोजी शाल पे। वो आप बोलोगे कैसे? एक रुआ लाता है जो उसको काट के लद्दाख से लाता है, आपको देता है। आप उस रुए को हमको देते हैं, वो दुकानदार, उसको हम पुईवानी बोलते हैं। उससे औरतें खरीदते हैं, औरतें खरीद कर उसके बाद उसको वापस पुईवानी को करते हैं। पुईवानी फिर साद वाली को, तो साद वाला मैंने होता है जो ओवन बनाता है, वो फिर देते हैं पुरुष घर को, उसमें छोटे छोटे दाने उठाते हैं। इसमें कितने लोग आते हैं, जो लूम बनाने वाला, जो इंद्र बनाने वाला, तो हमें वहाँ जाना ही नहीं है। उसके बाद बनता तो उस वक्त 500 साल पहले खाली कहानी था। तो मैंने अपने दादाजी से बोला, दादा ये फिर कैसे हो गया कि शॉल कैसे शुरू हो गए? क्योंकि मेरे पास सर, आप ईरान से कुछ लोग आए थे, वो 4-5 दिन मेरे घर में ही ठहरे। वो ये बता रहे थे कि किसी ने ये कहा कि ये क्राफ्ट ईरान से है, क्योंकि हमारा कश्मीर में कहते हैं कि हम लोग कश्मीरी जो हैं वो बहुत से स्टेटों से आकर वहाँ बसा हुआ है, कि अगर ये ना चला होता तो मैं बोलता कि क्यों। तो अगर आप बंद करोगे मैं बोलूँगा वो तो शायद, क्योंकि कहते रहे शायद, तो वो जमा होकर मैंने उन ईरानियों को वो बोलते थे। उस वहाँ पर एक ईरानी खुद बोल के गया कि अगर ये क्राफ्ट हमारे वहाँ से है तो हमारे वहाँ क्यों नहीं। मैंने कहा हम तो बता ही रहे हैं, ये क्राफ्ट बन गया तो कश्मीर में बन गया। सोजनी जो 1 इंची में 1000 टाँके दे सकता है, एक साइड से भी वैसा है, दूसरी साइड से भी ऐसा है। आजकल पेंटिंग ऐसे देखते हैं लोग, बट हमारी सोजनी भी ऐसी देखते थे लोग। उस आँखों की बिरयानी देख लो, उसको भगवान का गिफ्ट देख लो कि उस सोजनी को क्या मिला था। मैं आपको एक शॉल दिखाऊंगा, वो उतना कीमती नहीं है, बट वो एक लेडी के पास है। उसने मुझे बताया कि उसने जब मतलब मायके के छूट के वहाँ आई, ससुराल आई, तो उसकी सासू माँ ने वो
कांधे पे डाला। ये कम से कम 90 साल का शॉल है। शबीर प्लीज इसको वापस जिंदा कर, तो मैं ये कांधे पे रखना चाहता था। तबरुक समझ लीजिए, शाल की अहमियत समझ लीजिए कि ये मेरे बुजुर्गों की यादगार है। वो हमारे शॉले होते थे। हमारे हैंडलूम का शॉल जो हाथ से बनता था 200 साल 300 साल तक कुछ नहीं होता था, उसको पश्मीना कहते थे। अब आप ये बोलोगे तो ये है पश्मीना, ये पश्मीना नहीं है, ये भी पश्मीना नहीं है। दिस इज वूल, मरीनो वूल, मार्केट मांग रहा है, बेच रहे हैं। ये पश्मीने की नज़ाकत थी। बट आजकल हमारे क्राफ्ट धीरे धीरे सर मर रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले बताया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के थ्रू में कहीं पे जाते हैं, जो एम्बेसी का प्रोग्राम हमारा होता है, हम वहाँ पर खाली काम दिखाते हैं। हमारा कोई सेल वो नहीं होता है, खाली अपना आर्ट सिखाना होता है दुनिया थ्रू ऑफ वर्ल्ड को कि आर्ट किसको कहते हैं, काम किसको कहते हैं, ये चीज़ इतने का क्यों है। क्योंकि मशीनों का इतना हमला है इस कारीगर के ऊपर कि वो अब धीरे धीरे मतलब ख़त्म होता जा रहा है। आप एक चीज़ बता रहे थे कि जब विदेशों में गए तो आपने बताया फ्रांस में, आपने बताया जापान में, कि वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे आर्ट को बड़ा पसंद करते हैं और उसकी मार्केट को देख के वो चाहते हैं कि लोग यहाँ के लोग सिखाएं उनको और वो बेचें। इसके बारे में बताइए। मैं वहीं तक पहुँच रहा हूँ सर। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारा जब काम शुरू होता है, तो मैं आपको एक मार्टिनिक एक गर्म एरिया है, मैं वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर वो अंग्रेज़ परेशान थे कि हम लोग ये शाल पहनते बट हमारा यूज़ नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि हमारा यूज़ नहीं है, हम ये खरीद लेते बट हमारा यूज़ नहीं। आप यकीन नहीं करोगे सर, उसने मुझे एक ने रुमाल मुझे दी, बोला कि इस पर फूल बना के दे दो। मैंने उस पर फूल बना कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ सिक्के रखे थे नीचे। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारे देश की कि जो यहाँ पर कहते हैं बख्शिश, पता नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। जो मैंने देखा तो मेरे पास एक और है, बोला कि आपके पास शिविर पैसे मिल गए। मैंने कहा ये किसके, मेरे तो नहीं है। बोला ये उस अंग्रेज़ ने आपको दिए। मैंने कहा कोई भिखारी आया था यहाँ? हम अपने देश में रोटी खाते हैं, घर में खाते पीते घर आने की, कोई भिखारी आए थे। मैंने एम्बेसी जाकर उनको मतलब ये मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि तो शिविर आप वहाँ पर एक बोर्ड रखो कि अगर किसी को आपको देना है वो आपसे भी कुछ ले बना के। मैंने कहा, तो मैंने उनको एक फूल बना कर दिया छोटा सा शर्ट पे। तो इतनी भीड़ मेरे पास थी, जितने का मैं शॉल भेजता था उससे ज़्यादा वो मुझे एक फूल को देते थे, क्योंकि मैंने उनको बोला था जो आपकी मर्जी हो। वो लोग जो वहाँ पर हमारे देश में, जैसे कि साड़ी तो एक बेहतरीन चीज़ है हमारे देश की, या कोई भी कल्चर चीज़। आज आप मेरी जैसे छोटी बहन को यहाँ पर ये राजस्थान का कुर्ता, इसको राजस्थानी प्रिंट कहते हैं इस कलर को, फिर वो थ्रू ऑफ वर्ल्ड में देख लीजिए वो परेशान होते हैं ये राजस्थानी प्रिंट ढूंढते ढूंढते। हमारी साड़ी पहनते हुए हमारे यहाँ कल्चर खत्म हो रहा है, बट वहाँ कल्चर बढ़ रहा है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती उसमें यह है कि फिर हमारे क्राफ्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है यहाँ, बट उसमें दूसरे स्टेटों दूसरे कंट्री ने उसमें हाथ डाला। हमारे अजीब इत्तेफाक है, हमारे देश में हमारा चाइना का सामान बिक रहा है, जो हमारे हर कंट्री का नाम से बिक रहा है। पता नहीं वो चाइना अगर यहाँ पर बिक रहा है तो हमारी गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं देख रही है, जबकि ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि वो उसके घर के मेंबर को, अपने बच्चे का रोटी रोजी छीन रहे हैं। अगर वो लोग हमें बच्चा समझते तो वो ये देखते कि उनकी रोटी रोजी छीन रहा है चाइना वाले। लिख लिया अपना नाम, बेच कर दिखाइए। फ्रांस में कहीं पर थ्रू ऑफ वर्ल्ड में आजकल शोले बनता है, स्टॉल बनते हैं, या कोई भी चीज़ जो कालीन हो, कोई भी हो जो, बट नाम हमारे हिंदुस्तान का लगता है। कितनी फख्र की, हम कहेंगे फख्र की बात है, बहुत फख्र की बात, बट हमारी रोटी रोजी का भी तकलीफ आ रहा है ना इसमें। नहीं तो फख्र की इतनी बात है, इतनी फख्र की बात है कि हम बयान नहीं कर सकते हमारे बुजुर्गों ने क्या हमें दिया। आज हमारे देश में ये ऐसा काम है कि 25-30% लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, रोटी रोजी अपने कमा सकते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं सब कुछ। क्या वजह है कि वो लोग कहते हैं कि अब हम ये काम नहीं करेंगे? क्या वजह है कि मेरा बच्चा जिसके पापा ने अनपढ़ होकर 15 घंटे 20 घंटे देखे, वो कहते नहीं पापा मैं एयरटेल में जाऊंगा, मुझे वो 3000 रुपये देंगे, 4 घंटे में वापस आऊंगा। क्या बात है? आपके बच्चे जो है वो इस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या है? देखिए, अगर हम परंपरा कहेंगे, एक ब्लड में होता है, एक नशा होता है, चाहे कुछ भी कहे, करना तो काम ही है उनको, क्योंकि वो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये काम जो है रुक जाएगा। बट अगर हम दूसरे घर वालों को लाना चाहते थे, वो हमसे हो नहीं रहा है। अब जिस घर में है उसमें शायद वो बुजुर्ग बच्चे फिर कर ही लेते हैं शायद, पता नहीं उनकी मर्जी है कि नहीं, करते हैं। शायद हम ये भी कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और हमारी कश्मीरी शाल, मैं कह सकता हूँ कि हमारी पूरे हिंदुस्तान का, मैंने लंदन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट जीता था सर, वहाँ पर थ्रू वर्ल्ड से नेशनल अवार्ड ही आए थे कम उम्र के, और उनको चुनना था कि दुनिया में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन है। मुझे उतनी खुशी उस वक्त उस पुरस्कार को लेने में हुई, उससे कम खुशी मेरे को नेशनल अवार्ड हुई थी, क्योंकि मैंने थ्रू ऑफ वर्ल्ड से उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया में सबसे बेस्ट वो सुई है, जिस सुई से 7 लाख रुपए का काम हो रहा है। एक टूल किट देख लीजिए हमारा, एक सुई, जिस सुई से कुआं खोदते हैं, उसमें से पानी ये कारीगर निकालता है फिर पीता है। तो इसी तरीके से एक इटली में गया था, वहाँ पर एक लेडी ने मुझे बोला कि दुनिया की वो
लड़ी नहीं, उसका श्रृंगार पूरा नहीं है अगर उसके पास कश्मीरी शॉल नहीं है। बट वो भी दुनिया वर्ल्ड में घर नहीं है जिसके पास इंडियन क्राफ्ट नहीं है, जिसके पास इंडियन क्राफ्ट नहीं है। वो वर्ल्ड में, थ्रू वर्ल्ड में वो घर ही नहीं है अगर उसके इंडियन क्राफ्ट नहीं, चाहे पेंटिंग एक क्यों ना हो, कालीन क्यों ना हो, सोफा क्यों नहीं, बनारस सहारनपुर का कहीं पर कहीं कर भी कुछ ना हो तो वो घर नहीं है। ये मुझे एक इटली लेडी ने बताया। इसके बगैर मुझे एक ऑस्ट्रेलिया में ऐसे में चल रहा था तो वहाँ पर भी मुझे एक लेडी ने मुझे बताया, उसने ये कहा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इबादत करने का जो एक तरीका है वो अपने हाथ से काम करके वो रोटी खाने का है। वो हमारे देश में 90% लोग कर रहे हैं, जो शायद अब भी हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना भी कहे हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आधा तो हम खुद ही करते हैं, बल्कि 75% हम खुद ही तो करते हैं। साड़ी की बात भी बता रहे हैं। और मैं यही अजीब एक और जुमला आपको कह सकता हूँ सर कि हमारे देश में शायद मैं इन बहनों को कह सकता हूँ, शायद सब लड़ी को कह सकता हूँ कि अगर उनको ये लगता है कि वो उनके कपड़े पहन के उनके जैसे बनना चाहते, वो दिन दूर नहीं कि वो हमारे जैसे बनेंगे, आप उनके जैसे बनोगे, बट इतना दूर जाओगे कि जहाँ वापस नहीं आओगे। हमें वो आजकल बताते जब वहाँ जाते वो हमको कहते ये सब हमें ये साड़ी पहनना सिखा दो। ये पहनते कैसे हैं, पहनने के बाद वो कितने खुश होते हैं ये हमने देखे हैं। हमारे जो राजस्थान का जो कलरिंग है, जो एक आम लोग कहते हैं ये कुछ नहीं है, वो कॉटन का, वो कितने प्यार से वो पहनते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हमारे मस्कत में, ओमान में इतनी गर्मी है तब भी वो सर पे पश्मीना बांध के एसी में उसका मज़ा ले रहे हैं। हमारे अरब में बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं जहां सर आप यकीन नहीं करोगे कि हम हाथ भी बाहर नहीं रख सकते, इतनी गर्मी है, और वो मुझे बोलता है पश्मीना है, प्योर पश्मीना है, क्या करना है उसको प्योर पश्मीने का। ये नशा चढ़ गया दुनिया थ्रू ऑफ वर्ल्ड में प्योर पश्मीना। बट हमारी बदकिस्मती है वहाँ पर हमारा पीस नहीं पहुँचता है, कोई और पहुँचता है। नहीं तो आज हमारे देश का क्राफ्ट्समैन कहाँ पहुँच गया होता है कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और सब लोग जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो हमसे करते हैं। आज मुझे जापान में लोग बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, 3 साल के लिए एग्रीमेंट करो, पासपोर्ट बंद रखो। पर मेरी एक समिति से चलता हूँ, उसको मैं मामा बोलता हूँ, जय जी, उसने मुझे बोला शबीर आपको नहीं जाना है। वो लोग काम आपसे सीख कर बच्चों को सिखाते हैं, ये हमारी ठीक नहीं है। बट उसने भी मुझे ये भी कहा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ जाओ। मुझे नहीं याद है, वो साउथ अफ्रीका में एक लोग हैं जहाँ पर सैलाब से बहुत गुर्बत आ चुकी है, वो मुझे बोल रहे कि शबीर वहाँ जाओ और उनकी औरतों को वहाँ सिखा लो। बेशक आप अपना काम मत सिखाओ, बट उनको ये सिखाओ कि वो क्या कर सकते हैं। मैं जल्दी वहाँ जाने वाला हूँ। शायद मैंने उनको ये भी कह सकता हूँ कि मैंने उनको बोला कि मैं इसके लिए कुछ पैसे नहीं लूँगा, बट टिकट, खाना पीना ये लूँगा, कोई एक्स्ट्रा डोनेशन में नहीं लूँगा। सर आपकी बेटी ने आपसे टी शर्ट मंगाई? मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो भी बेटी जैसी थी मेरी, उतनी उम्र नहीं मेरी, बट हम ये कह सकते हैं कि हम औरतों के साथ डील कर सकते हैं, जितना उनको छोटा बोलेंगे आपको शायद अच्छा लगे ना लगे, उतना वो खुश होते हैं। तो इसलिए मैं उसको भी बेटी कहूँ जो मुझे साड़ी बोल रही थी कि कैसे पहनना है। और मेरी बेटी ने मुझे बोला था, भतीजी ने, कि वहाँ से मेरे लिए टी शर्ट लाना फॉरिन वाली, उसमें टैग भी हो, शायद ये भी ना हो, वो मतलब वहाँ से वो लाना। और वो मुझे बोल रही थी कि मेरे लिए साड़ी क्यों नहीं लाई वहाँ से, मेरे लिए आप राजस्थान का वो कुर्ता क्यों नहीं लाया खादी का। वो लोग हमको बोलते यार, हमारे बच्चे आजकल बोलते वो। उसका रीज़न ये है कि 420 ज़्यादा चैनलें हैं सर। अजीब इत्तेफाक है कि एक चैनल भी क्राफ्ट पे नहीं है। अगर एक चैनल क्राफ्ट पे होते तो आज मेरा बच्चे को पता चलता मेरा पापा कौन शाल बना रहा है। जब मेरे घर में मेरे बच्चे को नहीं पता मेरा पापा कौन शाल बना रहा है, मरीनो वूल किसको कहते हैं, रफल किसको कहते हैं, पश्मीना किसको कहते हैं, आजकल 120 काउंट किसको कहते हैं, तानी किसको कहते हैं, ये सारा वूल का नाम है। तो मैं दूसरों को क्या पूछूं? उसको अगर आज मैं बताता हूँ वो बर्ड्स क्या है, वो बोलेगा ये बर्ड्स जो है ना पापा, ये खाता है, ये पीता है, ये करता है, इस तरीके से सोता है, इस तरीके से तकलीफ होता है, इससे आराम होता है। बट एक क्राफ्ट्समैन का कोई किसी जगह दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। हमें कुछ नहीं हो जाएगा सर, हमने अपनी ज़िंदगी बसर कर दी। बट अगर हम आज किसी को नहीं सिखाएंगे, कल आपकी जनरेशन आपको बोलेगी कि आप तो बड़े थे, आपके हाथ में तो कलम था। ये कलम जब चलता है ना, जब आप बड़े ओहदे पे होते हो, उस ओहदे पे होते हो जहाँ पर आप कुछ कर सकते हो, वहाँ पर आपका कलम नहीं होता, उसका कलम होता है। ज़रा ध्यान से चलाइए तो बेहतर है। हमारे कश्मीर में बहुत शोर मचाते हैं वो, हम आर्टिजन को लोन देंगे, 25-25 हज़ार रुपये लोन देंगे। अब आर्टिजन दौड़ के जाता है, 25 हज़ार रुपये का ला करेगा, क्यों इसको ख़राब कर रहे हो? इसको काम सिखाओ, इसको ये सिखाओ कि आज क्या मार्केट मांग रहा है आपको, उसकी कलरिंग सिखाओ। आपका ये टीवी है, ये किसके लिए मर्जी है उसकी, वो देखे या ना देखे, कम से कम उसको ये बताओ आज यूरोप में सर्दी है, आज ऑस्ट्रेलिया में गर्म है, वहाँ आपको कॉटन का कुर्ता चलेगा, इंग्लैंड में सर्दी है, वहाँ आपको स्टोल चलेगा। वो उसकी मर्जी, वो करे या ना करे, बट आप अपना फ़र्ज़ तो अदा करिए। उस मीडिया में जहाँ 400 से भी ज़्यादा चैनल हैं, एक चैनल तो रखिए।
जहाँ पर आप ये बताइए उनको ये शॉल कैसे बनता है, ये मधुबनी पेंटिंग कैसी बनती है, ये हैंडमेड पेपर क्या है, वो मूर्ति कैसे बनती है, वो राजस्थान का ये क्या है, ये चीज़ क्या है। हमारे यहाँ पर अंग्रेज